यह कहानी शुरू होती है जब एक आदमी जिसका नाम मियामा गाकू है अपने पोते किरीशिमा को एक लड़की की तस्वीर दिखाता है। योशिनो की तस्वीर देखकर किरीशिमा कहता है वो बहुत सुंदर है और उसका फिगर भी अच्छा है, तो उसे अपनी जिंदगी में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है योशिनो की तरफ, जो अपने दादाजी रेंजी सोमी से गुस्से में बात कर रही होती है। ये क्या है दादाजी? उसके दादाजी जवाब देते हैं, क्या समस्या है? मैगजीन देखते हुए वो कहते हैं, ये याकुजा की रियोन ऑर्गेनाइजेशन है और मियामा और मैंने मिलकर काम किया है। फिर वो कहते हैं, देखो क्या मैं स्मार्ट नहीं लग रहा हूं? योशिनो जवाब देती है, आप पागल हो गए हैं, इसका मुझसे क्या लेना देना? उसने पूछा, तस्वीर के बाद क्या लिखा है? क्या इसका मतलब है कि मियामा का पोता और मैं शादी करने वाले हैं क्योंकि हम उम्र में एक जैसे हैं? उसने जोर से कहा, ये मेरे बारे में तो नहीं कह रहा। उसके दादाजी जवाब देते हैं, मेरे पास और कौन है जो मेरी पोती हो? योशिनो और ज्यादा गुस्से में आई और बोली, मैंने कभी मियामा के पोते को नहीं देखा है, न कभी मियामा को देखा है। उसने समझाया, सुनो योशिनो, तुम अब 17 साल की हो गई हो ना, तुम इतनी बड़ी हो गई हो और अब तक तुमने कभी किसी लड़के से बात नहीं की है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक दूल्हा ढूंढा है और मैंने मियामा के पोते को चुना है। बस इस तस्वीर को देखो, वो सुंदर और वेल बिल्ट है, अपने पिता की तरह। योशिनो ने पूछा, क्या आप मियामा को बहुत समय से जानते हैं? उसके दादाजी जवाब देते हैं, हाँ, वरना मैं तुम्हारे लिए उसका पोता क्यों चुनता? उसने योशिनो के विरोध को रोका और कहा, झगड़े बंद करो और कम से कम उससे मिलने की कोशिश करो। क्या तुम अपनी जिंदगी में कभी अच्छे परिवार के इंसान से मिलने का मौका नहीं चाहोगी? योशिनो जवाब देती है, अपने काम से काम रखो और मुझे अकेला छोड़ दो। उसके दादाजी जवाब देते हैं, चुप रहो, क्या तुम नहीं जानती कितनी खूबसूरत तुम बन गई हो? मैं चाहता हूं तुम अपना ख्याल रखो। उसने तंज करते हुए जवाब दिया, खूबसूरत? आप मुझे यह मत बोलो, लोग सोचते हैं मैं किसी टॉक शो होस्ट या डिवोर्स्ड वुमन की तरह दिखती हूं। उसके दादाजी कहते हैं, लोगों की बातों को मत सुनो, तुम टोक्यो क्यों नहीं जाती? उसने कहा, तुम दोनों भाषाओं में फ्लुएंट हो और तुम जापानी अच्छी तरह बोलती हो। उसने जवाब दिया, दादाजी, दोनों जापानी होने के बावजूद फर्क है, बात भाषा की नहीं है। मैंने उस लड़के का नाम भी नहीं सुना है। उसके दादाजी ने कहा, उसका नाम मियामा किरीशिमा है। उसने पूछा, क्या यह उसका याकुजा नाम है? उसके दादाजी ने जवाब दिया, नहीं बेवकूफ, यह उसका असली नाम है, वो याकुजा का है, लेकिन अभी भी स्कूल में है तुम्हारे जैसे। उसने कहा, बस टोक्यो जाओ और देखते हैं क्या होता है, इसके बाद हम इस पर बात कर सकते हैं। कोशिश करो, तुम्हें कुछ नहीं खोना। कुछ समझाने के बाद योशिनो मान गई और टोक्यो जाने के लिए तैयार हो गई। जब योशिनो पहुंची, उसने एक बड़ी बिल्डिंग देखी और सोचा, यह कितना बड़ा जगह है, और वहां किरीशिमा के दादाजी मियामा उसे स्वागत कर रहे थे। जब उसने मियामा को देखा, मियामा ने कहा, थैंक यू इतना लंबा सफर करने के लिए। योशिनो ने सोचा, ये कितने अच्छे हैं। मियामा ने कहा, तुम सच में रेंजी जैसे लगते हो, क्या किसी ने तुम्हें कभी यह बताया है? योशिनो ने जवाब दिया, सब लोग ये कहते हैं, अगर मैं लड़का होती तो। उसने पूछा, किरीशिमा कहाँ है? मियामा ने जवाब दिया, तुम्हारे पीछे। योशिनो ने पलटकर देखा और हैरान होकर सोचा, ये कब से यहां है? किरीशिमा हंसते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी, मैं किरीशिमा हूं। उसने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई। योशिनो भ्रमित होकर पीछे हट गई और सोचा, क्या? किरीशिमा माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था, मैं बस मौका नहीं ढूंढ पाया बताने का। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, आओ मैं तुम्हें घर दिखाता हूं। मियामा उन्हें देख रहे थे और उनके रिएक्शंस के बारे में जिज्ञासु थे। जब वे उसके कमरे तक पहुंचे तो किरीशिमा ने पूछा, तुम्हें अपना रूम कैसा लगा? योशिनो ने भ्रमित होकर जवाब दिया, किस तरह से? उसने समझाया, मुझे पता है तुम कुछ समय तक टोक्यो में रहोगी, इसलिए हमने तुम्हारे लिए गेस्ट हाउस में एक रूम तैयार किया है। यह हमारे मुख्य घर से थोड़ा अलग है, पर हमने सोचा तुम्हारे लिए यह ज्यादा कंफर्टेबल होगा। योशिनो ने जवाब दिया, मैं सराहना करती हूं जो तुम कर रहे हो और जो मेहनत तुमने लगाई, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि मैं रहूंगी। ईमानदारी से कहूं तो मेरा पहले इस जगह पर आने के लिए मन नहीं था। किरीशिमा ने उसके एहसास को समझा और कहा, मुझे माफ करो, मैं थोड़ा जल्दी में था। हम एक कठिन स्थिति में हैं और हमें थोड़ा बल से इसे निपटाना पड़ रहा है जैसा वे चाहते हैं। मुझे पता है यह मुश्किल है क्योंकि हम कभी मिले नहीं हैं, पर हमें इसे फेस करना पड़ेगा। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यह सच है,
किरिशिमा ने आगे कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम आओगी, पर जब मुझे पता चला तुम आ रही हो तो मैं इसे सम्मानित करता हूं और तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूं। उसके पहले दिन स्कूल में योशिनो ने सोचा, मैं यहां क्यों आई? मैंने क्या कर लिया अपने साथ? मेरे दादाजी ने मुझे ट्रिक किया। तभी किरिशिमा उसके पास आया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गया। मैं हमारे क्लासरूम्स ढूंढ रहा था। उसने उसके चिंतित चेहरे को देखकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? योशिनो ने जवाब दिया, हाँ, मैं ठीक हूं। वे साथ में अपने क्लासेस की तरफ चले। किरिशिमा ने टिप्पणी की, तुम्हारे क्लासेस इंटरेस्टिंग और इजी लग रहे हैं, है ना? योशिनो ने जवाब दिया, हाँ, और तुम साइंस और अलजेब्रा में मेजर कर रहे हो, ये इम्प्रेसिव है। योशिनो अपने नए जीवन को टोक्यो में एडजस्ट कर रही थी, पर वह कभी भी अपने आप को अलग महसूस करना नहीं रोक पाई। उसने किरिशिमा से कहा कि वह स्कूल में खास स्मार्ट नहीं थी और इस तरह के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन में आने से चौंकी हुई थी। जब उसने पूछा, क्या आम तौर पर उसके पास कार होती है पिक करने के लिए, हिरोशिमा ने स्पष्ट किया, वह अक्सर बस से आता था। उसने योशिनो के लिए एक कार अरेंज करने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन योशिनो ने विनम्रता से मना कर दिया। जब वह उसके क्लासरूम की तरफ चल रहे थे, किरिशिमा ने उसका क्लास दिखाया और कहा कि क्लास के बाद मिलेंगे। योशिनो ने उसे दूर जाते देखा और सोचा, कितना अजीब है, वह याकुजा के बीच रहता है, फिर भी कितना शांत और विनम्र लगता है। जब उसने अपना क्लासरूम एंटर किया, कुछ क्यूरियस लड़कियां उसके पास आईं, किरिशिमा के साथ उसके संबंध के बारे में पूछने लगीं, इशारा करते हुए कि उनके बीच रिलेशनशिप की अफवाहें हैं। योशिनो ने तुरंत इसका विरोध किया और समझाया कि वह बस टेम्परेरी उसके परिवार के साथ रह रही है। उसके एक्सप्लेनेशन के बाद भी लड़कियां संदेह में लग रही थीं और आपस में फुसफुसाते हुए चली गईं। जब दिन बीता, योशिनो ने नोटिस किया कि उसके क्लासमेट्स उस पर नजर रखे हुए हैं। सभी किरिशिमा के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं। किरिशिमा क्लासरूम के बाहर योशिनो के पास आया और योशिनो चाहकर भी आसपास की लड़कियों की गिगलिंग और उनकी बातें नहीं अनसुनी कर सकी। जब योशिनो उसके पास पहुंची तो उसने मजाक करते हुए कहा, लगता है कि तुम यहां काफी पॉपुलर हो। किरिशिमा ने इसे हल्के में लेते हुए कंधे उचका दिए और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस हेलो हाय हो जाता है। फिर उसने कैजुअली बताया कि स्कूल में हर कोई जानता है कि उसका याकुजा से कनेक्शन है। यह सुनकर योशिनो हैरान रह गई। जब उसने पूछा कि क्या इससे उसे कोई परेशानी होती है, तो किरिशिमा ने जवाब दिया, जब तक याकुजा का कोई व्यक्ति आसपास होता है, सरकार किसी भी मुसीबत में दखल देती है। हालांकि उसका रवैया शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा अंधकार झलक रहा था। इसने योशिनो की रूह को कंपा दिया। यह एक गहराई थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था और इसने उसे बेचैन कर दिया। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह भावना उसकी सोच से जा ही नहीं रही थी। उस रात जब वह सो नहीं पाई तो पानी लेने के लिए उठी। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा कि कुछ आदमी घर में दाखिल हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी खतरनाक मिशन से लौटे हैं। उनमें से एक किरिशिमा भी था। उसकी पीठ खून से सनी हुई थी। यह खून, यह सब क्या है? उसने खुद से फुसफुसाते हुए पूछा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले दिन स्कूल में योशिनो ने हिम्मत जुटाई और किरिशिमा से पूछा, क्या तुम मेरे साथ कुछ सामान खरीदने चल सकते हो? किरिशिमा ने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। आज मेरा फ्री टाइम है। जैसे ही दोनों ने मिलने की योजना बनाई, योशिनो ने खुद को समझाने की कोशिश की कि पिछली रात उसने जो देखा वह शायद उसकी थकी हुई आंखों का धोखा था, लेकिन उसके विचार बार बार उस दृश्य पर लौट आते थे। क्लास में उसने कुछ लड़कियों को उसकी बुराई करते हुए सुना। वे उसकी शक्ल का मजाक उड़ा रही थीं और यह अनुमान लगा रही थीं कि शायद वह कर्ज चुकाने के लिए काम कर रही है। यह सुनकर योशिनो को गुस्सा और निराशा हुई। उसने खुद से पूछा, क्या यह कोई बुलिंग है? वह इस तरह की बातों की आदी नहीं थी और इससे उसे दुख हुआ। शाम को योशिनो और किरिशिमा एक साथ बाहर गए। जब उसने कहा कि उसे पैसे निकालने हैं तो किरिशिमा ने सहमति दी और उसका इंतजार करने लगा। लेकिन वापस लौटने के बजाय योशिनो भागने की कोशिश करने लगी। भागते समय उसे 3 आदमी मिले जिन्होंने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। अब चलो, उसने कहा। डरी हुई योशिनो ने जवाब दिया, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरे होम टाउन में सबसे बुरा ये होता था कि कोई बूढ़ा मुझे प्रिटी लेडी बुला देता था। उसने माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ कोई और है। इस पर उनमें से एक आदमी गुस्से में बोला, चुप रहो, तुम्हारी आवाज सुनने का कोई मूड नहीं है, चुपचाप चलो। उसी वक्त किरिशिमा वहां पहुंचा।
उसने देखा कि वे लोग योशिनो को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उसने एक आदमी को कसकर पकड़ लिया और कहा, यह लड़की मेरे साथ है, इसे छोड़ दो। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, तुम कौन होते हो? क्रिशिमा ने बिना कुछ कहे अपनी पकड़ और कड़ी कर दी, जिससे वह आदमी दर्द में कराहने लगा। अचानक क्रिशिमा ने एक बोतल उठाई और उसे आदमी के सिर पर दे मारी। खून बहने लगा और वहां अफरा तफरी मच गई। फिर क्रिशिमा ने बाकी आदमियों पर हमला करना शुरू कर दिया। योशिनो डरते हुए बोली, क्रिशिमा बस करो, इतना काफी है। लेकिन उसने शांत स्वर में जवाब दिया, सॉरी, बस थोड़ा और। उसने एक घायल आदमी से कहा, ध्यान से सुनो, मेरा चेहरा याद रखना और मेरी बात भी। ये लड़की मेरी है। मैं नहीं चाहता कि कोई इसे तंग करे या इसके रास्ते में आए। अगर मुझसे बदला लेना है तो आ जाओ, लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे करीब हर इंसान को भी खत्म कर दूंगा। अपनी वार्निंग खत्म करने के बाद उसने योशिनो की तरफ देखा और कहा, अब चलो। अभी भी डरी हुई योशिनो ने पूछा, क्या हम एम्बुलेंस नहीं बुलाएंगे? उसने तसल्ली दी, चिंता मत करो, वह नहीं मरेगा। फिर उसने समझाया, शायद किसी ने तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं किया होगा, क्योंकि सबको पता था कि तुम याकुजा की पोती हो और तुम हमेशा किसी न किसी की सुरक्षा में थी। लेकिन यहां चीजें अलग हैं और तुम्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। गिल्टी महसूस करते हुए योशिनो ने माफी मांगी। मुझे माफ करो, क्रिशिमा ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। उसने अपनी चिंता व्यक्त की। रुको, तुम खून से लथपथ सड़क पर कैसे चलोगे? अगर किसी ने हमें देख लिया तो वह अथॉरिटीज को बुला लेंगे। उसने शांति से जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं बस खून से भरी शर्ट उतार दूंगा। जब उसने किरिशिमा की पीठ पर घाव देखा तो उसने डर और चिंता का मिला जुला एहसास किया। उसने योशिनो की तरफ देखा और पूछा, क्या कुछ गलत है? उसने योशिनो के चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन योशिनो ने इंस्टिंक्टिवली उसका हाथ हटा दिया, याद करते हुए कि उसने अभी 3 आदमियों को अकेला ही पीट दिया था। योशिनो ने तुरंत माफी मांगी। किरिशिमा थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, मैं तुमसे हैरान था, तुम मुझे याकुजा की बेटी नहीं लगी। मुझे लगा तुम ऐसी लड़की हो जो अपने आप को सबसे ऊपर समझती है, और ऐसे लोगों को अक्सर पसंद नहीं किया जाता। उसने कहा, सच कहूं तो मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो थोड़ी डिसलाइक्ड हो, और अगर उसके ज्यादा दोस्त ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि फिर वह सिर्फ मेरे लिए होती है और मुझे ज्यादा ख्याल रखती है। योशिनो किरिशिमा की बातों से स्तब्ध हो गई। उसने पूछा, क्या हुआ? तुमने मेरी बात समझी नहीं? सच में तुम मेरे सोच से ज्यादा नॉर्मल हो, और मैंने पहले यह नहीं समझा। मुझे लगा तुम मेरे साथ 1 साल रहोगी और हम अच्छा समय बिताएंगे, लेकिन तुमसे डील करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे पता है कि ऐसा सोचना गलत था। अब तुम अपने देश वापस जा रही हो या यहां रहोगी? उसने कहा, तुम यहां रह सकती हो, लेकिन अगर तुम कुछ उपयोगी नहीं कर रही हो तो तुम्हारा यहां रहना बेकार है। योशिनो शौक में थी, जवाब नहीं दे पाई। किरिशिमा ने कहा, तुम सुंदर भी हो और तुम्हारा फिगर भी अच्छा है। अपने आप को बेचने का क्या ख्याल है? उसकी शौक और बढ़ गई और वह कुछ बोल नहीं पाई। उसने कहा, अगर तुम अपने आप को बेचती हो तो तुम बहुत पैसे कमा सकती हो। उनके लिए बस ये जरूरी है कि तुम साफ और सुंदर रहो, और अगर तुम यह नहीं चाहती तो बस वापस घर जाओ और उन्हें बताओ कि मैंने यह सब कहा। अगर तुम ऐसा करती हो तो और परेशानी आएगी और मेरी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि उसे यह सोचकर खुशी हो रही थी। अगले दिन योशिनो स्कूल वापस गई। अभी भी जो हुआ उससे उबर नहीं पाई थी। उसने सोचा, यह लड़का नॉर्मल नहीं है। मैं अपने देश वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे जाऊं जब मैं अभी भी इस एग्रीमेंट से बंधी हूं। अपना लॉकर खोलते ही उसने देखा उसके जूते और किताबें कीचड़ से भरी हुई थीं। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने कहा, एक और बुलिंग इंसिडेंट। ये क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। उसने सोचा कि इसका फोटो लेकर अपने दोस्तों को भेजे। जब वो यह सोच रही थी, उसने उन लड़कियों की आवाजें सुनी जो यह सब कर रही थीं। योशिनो अपने जूतों से कीचड़ साफ करने की कोशिश कर रही थी जब उसका फोन बजा। उसके दादाजी का कॉल था, उसकी खबर लेने के लिए। उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूं। उन्होंने पूछा, क्या तुम श्योर हो? क्या कुछ गलत है? योशिनो ने खुद को संयमित रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने फिर से पूछा, क्या हो रहा है? आंसुओं के बीच उसने जवाब दिया, कुछ नहीं। उसके दादाजी ने कहा, क्या तुम्हें कुछ बात करनी है? योशिनो ने थोड़ा रुककर कहा, मेरे और किरिशिमा के बीच सब ठीक नहीं है। उन्होंने तसल्ली दी, बस 1 साल। अगर कुछ होता है तो 1 साल वहां रहो। जब तक तुम वहां रहोगी
तुम उसके दिल में जगह बना लोगी। उसके बाद वापस आओ और फैसला करो कि तुम क्या करना चाहती हो। यह उसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह चीज होगी। योशिनो को उसकी बातों से एक नई ताकत मिली। मेरे जीवन में कोई अच्छा आदमी नहीं है, उसने सोचा, पर मैं कृष्मा को मुझे कंट्रोल नहीं करने दूंगी। मैं ऐसे काम करूंगी जो उसे सोचने पर मजबूर कर देंगे। इसी बीच कृष्मा अपने गैंग के दोस्त के साथ एक मिशन पर था। उसका दोस्त पूछता है, मैंने उस लड़की को तुम्हारे साथ काफी दिनों से नहीं देखा। कृष्मा कूल तरीके से जवाब देता है, 2 हफ्ते हो गए। उसका दोस्त हैरान होकर कहता है, क्या? और तुमने उसे ढूंढा नहीं? तुम्हारे पिता तुम्हें परेशानी में डालेंगे। कृष्मा बस मुस्कुराकर कहता है, मुझे परेशानियां पसंद है। अगले दिन स्कूल में अचानक योशिनो उस कमरे में आई जहां कृष्मा बैठा था। कैसे हो? मैंने तुम्हें काफी दिनों से नहीं देखा, उसने उसे ग्रीट किया। कृष्मा जवाब देता है, मैं ठीक हूं। और तुम? उसने साफ साफ कहा, तुमने सोचा होगा कि मैं अपने देश वापस चली गई, है ना? एक्साइटमेंट के साथ उसने जवाब दिया, हाँ। पर योशिनो ने रोका, नहीं, मैंने सोचा जो तुमने कहा था अपने शरीर को बेचने के बारे में, और मैंने फैसला किया कि मैं ये करूंगी। मैंने अपना किडनी 4 मिलियन येन में बेच दिया। कृष्मा बिल्कुल शॉक में था। क्या? उसने स्मिर्क के साथ कहा, अलविदा, मैं क्लास जा रही हूं और मैं अपने देश वापस नहीं जा रही। फिर उसने तीखे शब्दों में कहा, मैं तुमसे नहीं डरती क्योंकि तुम गैंगस्टर हो, और अगर तुमने कुछ ज्यादा किया और मेरे साथ सीमा पार की तो क्या? उसने उन लड़कियों की तरफ देखा जो उसे बुल्ली कर रही थीं और कहा, सुनो, चाहे मेरी जिंदगी कितनी भी सुंदर हो, अंत में मैं एक भयावह मौत मरूंगी, और अगर तुम मुझे तब तक प्यार करते रहे तो मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी। फिर उसने कृष्मा की तरफ देखा और कहा, मुझे बस ये बताना था। जैसे ही वो चलने लगी, कृष्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी बातों ने मुझे ऐसे प्रभावित किया, मुझे उम्मीद नहीं थी। अब मुझे समझ आ गया कि मैं तुम्हारी तरफ सच में खींचा चला आ रहा हूं। उसने जवाब दिया, 1 मिनट रुको। पर उसके रिएक्ट करने से पहले उसने उसे अपने पास खींच लिया और कहा, चलो शादी करते हैं और तुम मेरे जीवन के साथ जो चाहती हो करो। जब उसने उसके पास आने की कोशिश की, उसने उसे दूर धकेल दिया और कहा, मुझसे दूर रहो, तुम घिनौने हो। योशिनो कृष्मा से बचने की कोशिश कर रही थी। एक पल के लिए अकेली रहना चाहती थी ताकि वो अकेले खाना खा सके। उसने सोचा, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे नहीं देखेगा। मैं कभी नहीं समझ पाती कि वो क्या सोच रहा है। वो हमेशा मुस्कुराता रहता है और मैं उसे बिल्कुल नहीं समझ पाती। उसने अपने ऑपरेशन के बाद का दर्द भी महसूस किया। सोचते हुए, उसने मुझे सब कुछ कहने के बाद कैसे कह दिया कि वो मुझसे प्यार करता है। अचानक कृष्मा उसके पीछे आया। उसने हैरान होकर पूछा, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहां हो। उसने आगे कहा, मैं अपने प्यार को लेकर बहुत सीरियस हूं। फिर उसने बताया, मैं तुम्हें तुम्हारे डिवाइस के जरिए ट्रैक कर रहा था। योशिनो ने अब घबराहट और गुस्से में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? मैं अभी तुमसे झगड़ा करना चाहती हूं। कृष्मा ने स्वीकार किया, मुझे पता है मैंने सीमा पार की, पर मुझे तुमसे कुछ और कहना है। आज रात हम घर पर साथ डिनर कर रहे हैं। शाम को गेस्ट हाउस में कृष्मा और योशिनो बात कर रहे होते हैं। तभी वहां बॉस के 2 आदमी आते हैं और कहते हैं, खबर मिली है कि अकाजा फैमिली की बेटी को किडनैप कर लिया गया है। योशिनो हैरान होकर पूछती है, अकाजा? वो कौन है? कृष्मा ने समझाया, वो हमारी तरह एक फैमिली है, पर वो तीसरे रैंक पर है और हम दूसरे रैंक पर हैं। बॉस के एक आदमी ने कहा, लड़की शायद भाग गई हो या किडनैप हो गई हो। यह अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक लड़की है जो उसकी तरह दिखती है। बॉस के एक आदमी ने कहा, योशिनो, तुम मेरे साथ रहोगी जब तक हम अकाजा की बेटी को नहीं ढूंढ लेते। अगर तुम मुझे अपना गार्ड नहीं चाहती तो कोई और है। पर उसके पूरा करने से पहले कृष्मा ने कहा, तुम्हें सुरक्षित रखना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। जब वो साथ चल रहे थे, योशिनो ने चुपचाप सोचा, मैं उसके साथ 24 घंटे रहूंगी और ऐसे ही मैं उसे मार डालूंगी। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, पर किरीशिमा ने उसके परेशान चेहरे को देखकर पूछा, क्या कोई समस्या है? उसने जल्दी से जवाब दिया, अपनी बेचैनी को छुपाने की कोशिश करते हुए, नहीं। उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे लगता है मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। उसने उसकी तरफ देखा और प्यार से पूछा, हमने रेस्टोरेंट में डिनर बुक किया था, उसका क्या? उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, तुमने अंदर जो कहा गया था, सुना नहीं? उसने शांति से तसल्ली दी, चिंता मत करो,
अपनी हिम्मत जताते हुए उसने पूछा, क्या तुमने इसके बारे में कुछ पता है? उसने ठीक से जवाब दिया, मेरे साथ डिनर पर चलो। जब वो खाना खा रहे थे, योशिनो ने सोचा, मैंने उसे अपने बारे में क्यों समझाया। फिर विषय बदलने की कोशिश करते हुए उसने पूछा, ये डिश क्या है? किरिशिमा ने सीधा जवाब दिया, ये लॉट्स के फूल की डिश है। उसने टेस्ट करते हुए कहा, यह बहुत अच्छा लगता है। फिर उसने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत दयालु हो। योशिनो को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने नीचे जमीन की तरफ देखा। फिर पूछा, तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया? उसने जल्दी से कहा, सोचो मत कि मैं तुमसे प्यार करूंगी, तुम्हारे दिमाग में कुछ है। किरिशिमा ने मुस्कुराते हुए शांति से जवाब दिया, तुम्हारे बोलने का तरीका सुंदर है। उसने फिर अपनी प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा खाना ले लो। योशिनो ने अचानक खुशी और डर का मिला जुला एहसास महसूस किया और अपने आप से बोली, सावधान रहो। उसने अभी तक नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करता है। किरिशिमा ने आगे कहा, मैं भूल गया था कि हम यहाँ अकाजा की बेटी के बारे में बात करने आए हैं। उसकी तस्वीर लो। योशिनो ने तस्वीर ली और पूछा, उसके हाथ पर वह टैटू क्या है? किरिशिमा ने जवाब दिया, हाँ, मैं उससे पहले एक फ्यूनरल में मिला था, पर वो सिर्फ छोटी छोटी चीजों में रुचि रखती है। योशिनो ने फिर पूछा, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गई? उसने जवाब दिया, शायद वो भाग गई हो या उसे किडनैप करके बेच दिया गया हो। मुझे ऐसा लगता है। योशिनो ने गंभीरता से जवाब दिया, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, यह डरावना है। उसने एक और सवाल पूछा, क्या ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है? किरिशिमा थोड़ा पीछे झुककर बोला, दरअसल मैं अपने दादाजी का पोता नहीं हूं बल्कि उनके भाई का पोता हूं, और मैं उनके साथ तब जुड़ा जब मैं 12 साल का था। योशिनो ने जिज्ञासा से पूछा, क्या तुमने याकुजा बनने का चुनाव किया? उसने जवाब दिया, उस समय मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। उस समय उसका फोन बज गया। उसने कहा, माफ करना। कॉल खत्म करने के बाद वह वापस आया और कहा, उन्होंने पता लगाया कि अकाजा के एक आदमी की मौत हो गई है। अगले दिन स्कूल में किरिशिमा योशिनो के पास क्लास में बैठकर उस आदमी के बारे में खबर पढ़ रहा होता है जो मर गया था। योशिनो ने उन्हें काटते हुए कहा, तुम ऐसे सीट पर बैठे हो जो तुम्हारी नहीं है और ऐसे क्लास में हो जो तुम्हारी नहीं है। लेकिन किरिशिमा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मरा हुआ आदमी के बारे में बात करता रहा। गुमशुदा लड़की हमेशा उसके साथ जुआ खेलती थी और उसने उसके बारे में सब कुछ जानता था। योशिनो ने जिज्ञासा से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? किरिशिमा ने जवाब दिया, तुम्हें यह सब जानना है? योशिनो ने चुनौती करते हुए कहा, अगर मैं हाँ कह दूं तो क्या तुम मुझे बताओगे? उसने ठंडे स्वभाव से कहा, नहीं। योशिनो ने तीखे शब्दों में कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं? उसने जवाब दिया, देखो, मुझे उन जमीनों के बारे में जानकारी नहीं है जो मैं नहीं जानता। हम अपनी जानकारी पड़ोसी क्लैन के जमीन से लेते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। उसने अपना सवाल प्रभावी किया, क्या तुम्हारे पास एक क्लैन है? किरिशिमा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ, अगर तुम दाएं जाओगे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम दूसरे रास्ते चलो तो तुम कुछ और देखोगे। योशिनो ने कहा, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। उसने आगे कहा, क्योंकि तुम अपने पूरे देश को सही से चलाते हो। यहां हमारे पास कई क्लैन हैं। लगभग 100 साल पहले इन इलाकों के लिए युद्ध हुए थे और कई लोग बिना किसी कारण के मर गए थे। किरिशिमा ने व्यंग्य से हंसते हुए पूछा, तुम्हें लगता है यह मजाकिया है? उसके बाद योशिनो एक याकुजा सदस्य के साथ गई जो उसे नया हेयर ड्रायर खरीदने ले गया, क्योंकि उसका पुराना एक बिजली के इश्यू के कारण टूट गया था। उसने उससे माफी मांगते हुए कहा, मुझे परेशानी के लिए माफ करना। ड्राइवर ने शांति से जवाब दिया, नहीं, ये कोई समस्या नहीं है, हमें तुम्हारे लिए सब कुछ लाना चाहिए। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम पहले अच्छे इंसान हो जो मैंने इस देश में मिले हों। ड्राइवर ने विनम्रता से जवाब दिया, माफ करना, लेकिन किरिशिमा हमारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि वह एक फ्यूनरल में है। मुझे लगता है तुम दोनों अच्छी तरह से मिलते हो। योशिनो ने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, मैं उससे बिल्कुल नहीं समझती। ड्राइवर ने टिप्पणी की, वह हमेशा ऐसे ही बात करता है, कभी गंभीर नहीं होता। जब मैंने उसे पहली बार मिला तो वह मिडिल स्कूल में था और वह अपनी उम्र का बिल्कुल नहीं लगता था। योशिनो ने हैरानी से पूछा, क्या उसने सच में उस उम्र में याकुजा ज्वाइन किया? ड्राइवर ने जवाब दिया, जब वह 12 साल का था, मैंने सुना था कि किरिशिमा को 5वीं क्लास में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था और उसके माता पिता उसे सुलझा नहीं सके, तो उसके दादाजी ने जिम्मा उठाया और तब से वह उसके साथ याकुजा में रहा
ड्राइवर ने आगे कहा, 5वीं क्लास में किरिशिमा ने अपनी क्लास के 20 लोगों से लड़ाई की और उनकी हड्डियां तोड़ दी। योशिनो को एक ठंडी लहर महसूस हुई और पूछा, हड्डियां तोड़ दी? ड्राइवर ने जवाब दिया, यही सुना था, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। उसने फिर कहा, इस समय ट्रैफिक बहुत खराब है। उस समय योशिनो ने देखा कि गुमशुदा लड़की एक क्लब में घुस रही थी और उसके हाथ पर टैटू से उसे पहचाना कि वह अकाजा की बेटी है। उसने पूछा, क्या यह लड़की श्योरी है? योशिनो ने फिर किरिशिमा को कॉल किया और उसने जवाब दिया, क्या यह पहली बार है जब तुमने मुझे कॉल किया? उसने उससे पूछा, ड्रायर कहाँ है? उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे मिल गया, लेकिन कुछ और है। मैंने गुमशुदा लड़की को देखा और उसके टैटू से पहचाना। उसने जवाब दिया, यह सिर्फ एक खेल लगता है। वह हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लोकेशन भेजो जहां तुमने उसे देखा। जब किरिशिमा ने जगह देखी, उसने कहा, यह जगह हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह तुम्हारे क्लैन का हिस्सा है। हमारे कोई आदमी वहां नहीं जा सकते, लेकिन मैं आ सकता हूं क्योंकि मुझे उनके आदमी नहीं माना जाता। योशिनो ने पूछा, तुम आओगे? तुम्हारा इससे क्या संबंध है? उसने जवाब दिया, चिंता मत करो, यह सिर्फ एक क्लब है। मैं नहीं मरूंगा। उसने कहा, मैं ऑफिस को संपर्क करूंगी ताकि हमारे लिए विजिट अरेंज कर सकें। वे मंजूरी देंगे क्योंकि मैं उनके परिवार का हिस्सा हूं और हम जगह में प्रवेश कर सकते हैं। फिर उसने कॉल कट कर दिया। इसी बीच ग्रैंडपा मियामा और उसके डिप्टी किरिशिमा को देख रहे थे। डिप्टी ने कहा, चीजें उलझ सकती हैं और डील शायद ना हो। मियामा ने जवाब दिया, चीजों को अपनी राह पर छोड़ दो। अगर गलतियां होती हैं तो वह जिम्मेदारी उठाएगा, और अगर वह मर जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब किरिशिमा और योशिनो क्लब में प्रवेश किए तो म्यूजिक बहुत ज्यादा तेज था। योशिनो ने कमेंट किया, अच्छा है कि मैं ऐसी जगह पर नहीं जाती। उसने एक लड़के और लड़की को साथ देखा और कहा, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे माता पिता तुम्हें ऐसा देखना पसंद नहीं करेंगे। किरिशिमा ने जवाब दिया, यहां परिवारों के लिए जगह नहीं है, चिंता मत करो। फिर उसने चेतावनी दी, मुझसे दूर मत रहना क्योंकि यह जगह अच्छी नहीं है। गुमशुदा लड़की अपने दोस्त के साथ एक प्राइवेट रूम में बैठी थी। उन्होंने उससे बताया कि वह अगले दिन जापान छोड़ देगी। वह परेशान थी और कहा उसके पिता उसके बारे में बहुत चिंतित हैं। उसने कहा, मुझे लोगों का मुझे घूरना पसंद नहीं। उसके दोस्त ने पूछा, तुमने आखिर किया क्या? उनके एक दोस्त ने जवाब दिया, उसने कहा कि वह गेम में चोरी कर रही थी। शोरी ने समझाया, मैं जुआ खेल रही थी और एक बड़े माफिया आदमी से चोरी की। मैंने उससे 500 मिलियन लिए। उसके बाद वह आदमी मर गया। उसने धीरे से कहा, इसलिए मैंने तुम्हें पैसे दिए मुझे बचाने के लिए। मेरा उसकी मौत से कोई लेना देना नहीं था। मैं बस बड़े माफिया आदमियों को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही थी। अचानक किरिशिमा रूम में आया और उससे पूछा, 500 मिलियन? तुमने यह चोरी किया? श्योरी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं मियामा का पोता हूं। मैं तुमसे फ्यूनरल में मिला था। इस पल योशिनो ने अपना परिचय दिया, मैं असूमी क्लैन से हूं। दूसरे लोगों ने श्योरी से पूछा, क्या तुम इस व्यक्ति को जानती हो? श्योरी ने जवाब दिया, नहीं, मैं इसे नहीं जानती। उसने फिर कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे अकेला मार सकते हो? किरिशिमा ने जवाब दिया, किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने आया हूं? जो लोग यह चाहते हैं वे गैंग के सदस्य हैं जिनके पैसे तुमने चुराए। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि अकाजा का लीडर अब कहां है? निश्चित रूप से वह गैंग से डरा हुआ है। श्योरी ने पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? किरिशिमा ने जवाब दिया, क्यों ना तुम अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो और हमारे साथ रहने आओ। मुझे पता है अगर तुम और तुम्हारे पिता चले गए तो तुम वापस नहीं आ पाओगे जैसे पहले आते थे। तुम्हारे पिता ने भागने का चुनाव किया और कोई नहीं जानता वह कहां है, पर उन्होंने खुद को 2 बुरी स्थितियों में डाल दिया। अचानक योशिनो ने दरवाजा खोला और 3 आदमी अंदर दौड़ पड़े। उसे धक्का दिया और उसकी नाक चोटिल कर दी। उसने पूछा, यहां क्या हो रहा है? श्योरी के एक दोस्त ने जवाब दिया, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लेकिन किरिशिमा ने उन्हें गुस्से से देखा और कहा, तुम ये सब एक छोटी लड़की के लिए कर रहे हो? श्योरी ने जवाब दिया, हम तुम्हें इस बार जाने देंगे। लेकिन किरिशिमा उसके शब्दों से परेशान हो गया और उसकी आंख में फोर्क घुसा दिया, सभी पर हमला करते हुए। योशिनो ने यह सब देखा और ड्राइवर ने उसे किरिशिमा के बारे में जो कहानी बताई थी उसे याद किया। उसने सोचा, हाँ, वह बहुत मजबूत है। अब मुझे समझ आ गया। अचानक एक आदमी किरिशिमा पर चाकू लेकर आया, लेकिन किरिशिमा ने उसे हरा दिया और चाकू गिर गया। वह चाकू दूसरे आदमी के हाथ में आया, जिसने फिर किरिशिमा के पैर में चाकू घुसा दिया। किरिशिमा उसे मारने के लिए मुड़ा,
लेकिन एक और व्यक्ति उसके सिर पर मारने के लिए तैयार था। उस पल योशिनो ने हस्तक्षेप किया, उस हमलावर को उस हेयर ड्रायर से मारते हुए जो उसने अभी खरीदा था। उसे मारने के बाद उसने कहा, तुम्हारी आवाज बहुत तेज है और मुझे तेज आवाजें पसंद नहीं। तुम क्या सोचते हो, क्या मैं तुम्हें अभी मार दूं? किरिशिमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसने कहा, देखो, तुम खून बह रहे हो। उसने कहा, हाँ, ये बस छोटी सी चोट है। उसने आगे कहा, तुम्हारे पैर में चाकू घुसा हुआ है। किरिशिमा ने फिर उस व्यक्ति को पकड़ा जिसने योशिनो की नाक से खून निकाला था और कहा, तुम्हें मरना होगा, तुमने मेरी लड़की को चोट पहुंचाई। उसने उसे जोर से मारना शुरू किया। योशिनो को एक उदासी की लहर महसूस हुई और जब उसने किरिशिमा को उस अवस्था में देखा, उसने उसके सिर पर मारते हुए कहा, क्या तुम उसे सिर्फ इसलिए मारोगे क्योंकि मुझे चोट लगी? वह सच में कचरा है, उसे मारने का हक नहीं। किरिशिमा ने कहा, लेकिन तुम चोटिल हो और खून बह रहा है। योशिनो ने जवाब दिया, नहीं, यह मार से नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि मैं जमीन पर गिर गई थी। उस समय योशिनो ने हैरानी से पूछा, शियोरी कहाँ गई? सिर्फ यह पाने के लिए कि वह बेहोश हो गई थी। किरिशिमा ने जवाब दिया, यह मेरी समस्या नहीं है। उसने फिर उसे प्यार से गले लगा लिया और उसने उसे कहा, थोड़ा संभल जाओ। उसके बाद वे स्कूल गए। योशिनो ने किरिशिमा से पूछा, तुम्हारी चोट अब कैसी है? उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूं, लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे कॉल किया और कुछ बुरी खबर दी। फिर उसने बैग निकाला। योशिनो ने पूछा, यह क्या है? उसने कहा, यह 10 मिलियन का इनाम है, क्योंकि हमने वह पैसे वापस ले आए जो श्योरी ने चुराए थे और उनके मालिक को वापस दिए। उसने पूछा, और क्या यह मेरा इनाम है? उसने जवाब दिया, हाँ, यह तुम्हारा है। योशिनो ने कहा, नहीं, मैं तुमसे यह पैसे नहीं लेती। उसने कहा, क्यों? तुमने मुझे 4 मिलियन 2 दिन पहले दिए थे और मैं तुम्हें वापस देना चाहता था। उसने आगे कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अपना किडनी बेचने का सोच रही थी ताकि पैसे वापस कर सको। मैं तुम्हें पैसे के अलावा किसी और तरीके से कैसे समझा सकता हूं? उसने कहा, तुम ईमानदारी की बात करते हो, लेकिन तुम्हारे पास कई चीजें हैं जो ठीक होनी चाहिए। उसने जवाब दिया, मैं अपनी कॉर्निया बेच सकता हूं, इसकी कीमत 100 मिलियन है। मेरे पास दोस्त हैं जो इसे खरीदेंगे। योशिनो को गुस्सा आया, नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे या तुम्हारी कॉर्निया नहीं चाहिए। मैं चाहती हूं तुम मेरे साथ चलो ताकि मैं नया हेयर ड्रायर खरीद सकूं, क्योंकि मेरा फिर से टूट गया। किरिशिमा खुशी से बोला, बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। फिर वे स्कूल से निकले और उस समय किरिशिमा ने देखा कि एक आदमी मोटरसाइकिल पर उन्हें देख रहा था। योशिनो ने उससे पूछा, हम हेयर ड्रायर कहाँ खरीद सकते हैं? उसने जवाब दिया, सिनेमा चलने का क्या ख्याल है? उसने कहा, नहीं, हम हेयर ड्रायर खरीदेंगे और फिर घर वापस जाएंगे। मोटरसाइकिल पर बैठा आदमी वहां से चला जाता है, लेकिन किरिशिमा अपनी नजर उस पर बनाए रखता है।